फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कायरलिटी। इसमें जो वर्ड कायरल है ये एक ग्रीक वर्ड कायर से लिया गया है जिसका मतलब होता है हैंड। ओके, कायरल टर्म सबसे पहले कैल्विन ने 1884 में इंट्रोड्यूस की थी उन मॉलिक्यूल्स के, उन कंपाउंड्स के लिए जिनमें कि राइट और लेफ्ट हैंड की तरह रिलेशनशिप होता है। मतलब कि जैसे हमारा लेफ्ट हैंड हमारे राइट हैंड का मिरर इमेज है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं। बट कैसी मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। तो इसी तरह जो मॉलिक्यूल होते हैं अगर वो भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं तो उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कायरल। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि हैंडीनेस प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोल देते हैं कायरलिटी। ओके, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। अगर हमने सिंपल वर्ड में इसको बोलना हो कि नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी होती है कायरलिटी। ओके, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल में कायरलिटी कैसे आती है? जो कायरलिटी होती है मॉलिक्यूल में वो कार्बन एटम के टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर या फिर sp3 हाइब्रिडाइज नेचर की वजह से होती है। ठीक है, ये जो इस कार्बन एटम का टेट्राहीड्रल या sp3 हाइब्रिडाइज नेचर था वो किसने दिया था? सबसे पहले जे वॉन्ट हॉफ और सी ली बेल ने 1874 में दिया था। अच्छा, अगर कार्बन एटम के अराउंड के जो सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं अगर वो सेम होते हैं तो हमारा जो टेट्राहेड्रॉन बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो बनता है वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की तरह। लेकिन अगर इसमें ये जो चारों ग्रुप हैं टेट्राहेड्रॉन के कोने पर जो चारों ग्रुप हैं अगर ये डिफरेंट हो जाते हैं तो जो सिमेट्री है टेट्राहेड्रॉन की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इस टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन एटम। ठीक है, और इसके साथ जो लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये सेंटर में प्रेजेंट है तो ये हमारे एक स्टीरियो सेंटर की तरह एक्ट करता है। कैसे, वो हम आगे देखते हैं कि स्टीरियो सेंटर होता क्या है और ये कैसे जो सेंटर में कार्बन प्रेजेंट होता है वो उसको हम स्टीरियो सेंटर कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये टेट्राहेड्रल कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। और ये ABCD चारों डिफरेंट हो चुके हैं। सिमेट्री जो है टेट्राहेड्रॉन की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपका कायरल बन गया है। और कायरल होने की वजह से ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा अपनी मिरर इमेज पे। तो आगे देखते हैं कि कैसे। देखिए, स्टीरियो सेंटर क्या होता है हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वहाँ जाके डिटेल में देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर क्या होता है? ये एक ऐसा एटम या ऐसा पॉइंट होता है मॉलिक्यूल के अंदर जिसके अराउंड अगर हम किसी भी दो लिगेंड्स को एक्सचेंज करते हैं तो हमें जो नया कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर होता है उसका, जो कि डिफरेंट कायरलिटी का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने ये वाला यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है, इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट देखो डिफरेंट हैं, इट मीन ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है। अगर मैं इसके दो सब्स्टिट्यूएंट फॉर एग्जांपल Br और Cl को एक्सचेंज कर दूं, Cl की जगह Br लगा दूं और Br की जगह Cl लगा दूं, जैसे कि इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये स्टीरियो आइसोमर है, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर है। ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमें नया स्टीरियो आइसोमर मिल गया। किसके अराउंड एक्सचेंज किया हमने? इस कार्बन के अराउंड एक्सचेंज किया इन दोनों एटम्स को। तो इसीलिए ये जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा आपका? स्टीरियो सेंटर। ओके, तो हम बोल सकते हैं एक तो ये कायरल भी है, कार्बन यहाँ पे क्या है? कायरल कार्बन एटम भी है। क्यों? चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। और स्टीरियो सेंटर भी है, वो हमने अभी देख लिया कि इसके अराउंड जब हमने दोनों को एक्सचेंज किया तो हमें नया स्टीरियो आइसोमर मिला। ठीक है, तो ये दोनों है, स्टीरियो सेंटर भी और कायरल सेंटर भी। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स आप हमें यहाँ पे दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर मिलते हैं ये हमारे एनेंशियोमर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स होते हैं। देखो, ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं ये दोनों एक दूसरे की। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसे हैं? कायरल। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है? कायरलिटी।
ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? कायरलिटी, क्योंकि ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। ओके, अगर ये कायरलिटी इनमें है, इन मॉलिक्यूल्स में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। इसका मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से एक जो होगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड को टर्न करेगा, और दूसरा क्या होगा? लीवो रोटेटरी होगा, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, डी और एल जो है वो दो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर होते हैं एक दूसरे के, और इनको हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इन दोनों को? एनेंशियोमर। जो हमारे पास एक डी होगा एक एल होगा, वो दोनों एनेंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कायरल, किसी भी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी वाली प्रॉपर्टी होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेन कंडीशन जो है वो एक ही है कि मॉलिक्यूल और उसकी जो मिरर इमेज है दैट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर ऐसा है तो इट मीन मॉलिक्यूल हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी। ठीक है, अब ये जो मिरर इमेजेस हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, ये हम कैसे पता करते हैं? ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं कि मिरर इमेज और मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे या सुपर इम्पोजेबल होंगे। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी देखने के लिए हमें कैसे पता चलता है? जो मॉलिक्यूल होता है उसमें किसी भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट C2 एक्सिस। ठीक है, मतलब कि देखो C2 एक्सिस जो है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिग्मा मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, SN नहीं होना चाहिए आपके पास अल्टरनेट एक्सिस, और ना ही आपके पास इन्वर्जन सेंटर होना चाहिए। ठीक है, और जो C2 है वो प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकती है, तो यहाँ पे हमें C2 भी एब्सेंट लिया है। तो जब ये चारों चीज़ें एब्सेंट होती हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब ये तीन चीज़ें सिग्मा, SN और CI एब्सेंट होते हैं लेकिन C2 जो प्रेजेंट हो जाता है, तो उस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डिसमेट्रिक। ठीक है, तो एसिमेट्रिक और डिसमेट्रिक मॉलिक्यूल जो दोनों हैं वो दोनों ही कायरल होते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिमेट्रिक होंगे और डिसमेट्रिक होंगे वो आपके कायरल होंगे, और उनकी जो मिरर इमेजेस होंगी वो कैसी होंगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल शुड पोजेस ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब मॉलिक्यूल के पास या तो ऐसी एबिलिटी, दोनों एबिलिटीज़ होनी चाहिए, या तो वो आप क्या करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर सकता हो या फिर वो राइट को रोटेट कर सकता हो, मीन्स उनके पास कुछ ना कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल और डिसमेट्रिक। तो जो हमने मैंने जब पहले कराया था आपको कि डिसमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिटेल में पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो हमने बोला था कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसमेट्रिक होंगे, वो कायरल होते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक भी क्या है? डिसमेट्रिक का ही एक पार्ट है। तो हमने बोला था कि जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं दे कैन बी डिसमेट्रिक, बट ऑल द डिसमेट्रिक मॉलिक्यूल कांट बी एसिमेट्रिक। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक जनरल टर्म ले ली है कि मॉलिक्यूल शुड बी कायरल और डिसमेट्रिक। डिसमेट्रिक मतलब कि डिसमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इनकी अगर मिरर इमेजेस जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती हैं, तो कायरल और डिसमेट्रिक है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की, उसको हम क्या बोल देते हैं? कायरलिटी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मॉलिक्यूल उसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है या सुपर इम्पोजेबल है, तो उसको हम कायरल या फिर नॉन डिसमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। नॉन डिसमेट्रिक मतलब कि वो कैसा होगा? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अच्छा चलो अब एग्जांपल्स की हेल्प से देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल है आपके पास, ये टार्टेरिक एसिड है, इसमें यहाँ पे देखो C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। मतलब अगर हम इस मॉलिक्यूल को पूरा इस तरह से 180 डिग्री घुमाएं तो हमारा जो OH है वो यहाँ पहुँचेगा, ये H यहाँ पहुँचेगा, और COOH नीचे, ये वाला COH ऊपर। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में C2 सिमेट्री है, मतलब कि 180 डिग्री घुमाने पर हमें एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल मिलता है, तो इट मीन C2 सिमेट्री वहाँ पे प्रेजेंट है।
तो जब हम इसकी मिरर, अगर इसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट है तो इट मीन ये कैसा है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ है नहीं, ना ही यहाँ पे SN सिमेट्री है, ना ही यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। तो अगर इसमें हम मिरर इमेज देखें इसकी बना के, तो मिरर इमेज इसकी ये बनती है, COH के सामने COH, इस OH के सामने ये OH, H यहाँ पे, ये वाला H इधर और ये OH यहाँ पे और ये COH। तो ये मिरर इमेज इसकी बन गई। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, इस मॉलिक्यूल को और इसकी मिरर इमेज को, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो मतलब सिमेट्री एलिमेंट C2 प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल कैसा है, इसकी मिरर इमेज कैसी है, इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होता है और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम डिसिमेट्रिक बोलते हैं, इसमें और डिसिमेट्रिक है तो कायरल है, कायरल है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस मॉलिक्यूल को, तो ये भी टार्टरिक एसिड है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में C2 सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, बट इसमें सिग्मा प्रेजेंट है, मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करते हैं या प्लेन यहाँ पे डालते हैं, तो ये जो अबव वाला हाफ है, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द लोअर हाफ। ठीक है, तो इट मीन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर इस मॉलिक्यूल की प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं मेसो टार्टरिक एसिड, मेसो बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को। ठीक है, इसकी हम जब मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज हमारे पास ये बनी। ठीक है, ऐसे देखने पे तो हमें लग रहा था कि ये मिरर इमेज जो है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो OH है उसकी जगह पे इधर H आ गए हैं और यहाँ पे जो OH है वहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में H है। बट अगर हम इस मिरर इमेज को 180 डिग्री रोटेट करें, तो 180 डिग्री रोटेट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप जो ये वाले ग्रुप्स होते हैं इनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो। इस OH को यहाँ ले जाओ, इस H को यहाँ ले आओ, सिमिलरली इस OH को यहाँ ले आओ और H को यहाँ पे ले जाओ। जो अबव वाला ग्रुप होगा वो डाउन पे आ जाएगा और जो डाउन वाला ग्रुप होगा वो अबव चला जाएगा। कब? जब आप 180 डिग्री की रोटेशन देते हो। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल ऐसे था, आपने इस मॉलिक्यूल को पूरा ऐसे घुमा दिया 180। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस मिरर इमेज थर्ड को इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करूं, तो ये दोनों क्या हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो अगर ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो इट मीन दिस मॉलिक्यूल इज एकायरल और ये नॉन डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। कैसा है ये? नॉन डिसिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इसको हम बोलेंगे। तो अगर ये डिसिमेट्रिक नहीं है या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और एक आयरल है, तो इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसमें एनेंशियोमेरिज्म तो होगी नहीं। ठीक है, ये सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों ही, जो ये मॉलिक्यूल है और इसकी मिरर इमेज है, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो एनेंशियोमर्स तो बनेंगे ही नहीं, है ना। तो ये आपका सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से इसको हम मेसो टार्टरिक एसिड भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल है मेसो टार्टरिक एसिड, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। किसकी वजह से हुआ ये? इंटरनल कंपनसेशन एक फिनोमिना है। इंटरनल कंपनसेशन फिनोमिना का क्या मतलब है कि जितनी रोटेशन इस हाफ ने करी थी, मान लो इस हाफ ने अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में टर्न किया था, तो इस हाफ ने उसको क्या कर दिया? लेफ्ट साइड में टर्न कर दिया। ठीक है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में होती है और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, जो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आई थी। ठीक है, राइट वाली लेफ्ट से कैंसिल आउट हो जाती है। तो इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं इंटरनल कंपनसेशन, और जो रिजल्ट आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, वो हमारे पास ज़ीरो आता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे मॉलिक्यूल्स में ज़ीरो होती है। क्लियर है? जैसे कि हम इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लेट अस सपोज ये वाला मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऊपर वाला जो हाफ था वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, तो नीचे वाला कैसा होगा? लीवो रोटेटरी होगा। और डी और एल जो है प्लस माइनस करके ये क्या आ जाते हैं? ज़ीरो आ जाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी आती है? ज़ीरो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो
इनमें देखो मॉलिक्यूल, जो ये मॉलिक्यूल है मेसो टार्टरिक एसिड, यहाँ पे भी कायरल कार्बन तो है, देखो दो दो कायरल कार्बन है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सिग्मा ये मॉलिक्यूल क्या हो गया है आपका ए कायरल हो गया है ना। तो बोलता है कि कायरलिटी जो है वो इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कायरल कार्बन। कायरलिटी जो है वो एक कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी है, एक पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। और ये पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को हम जो कायरलिटी है इसको किससे देखते हैं, हम नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी से देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कायरलिटी है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से रिलेटेड है, कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, और वो ज्योमेट्री जो है एज ए होल मॉलिक्यूल को किस तरह से अफेक्ट कर रही है कि वो कायरल होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी। क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि जो डिसिमेट्री है या कायरलिटी है वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, और साथ ही साथ अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके एनेंशियोमर्स भी होंगे। ठीक है, तो कायरलिटी किसके लिए ज़रूरी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और एनेंशियोमेरिज्म के लिए ज़रूरी है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी प्रेजेंट है मींस नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है अगर वो किसी भी मॉलिक्यूल में है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, साथ ही उसमें एनेंशियोमर्स भी होंगे। क्लियर। और ये प्रॉपर्टी जो है कायरलिटी वो किस सिंगल एटम की नहीं है, ये सिंगल एटम से रिलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, पूरे मॉलिक्यूल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसकी वजह से एज ए होल मॉलिक्यूल जो है वो कायरल बनता है। ठीक है, अब जैसे इस मॉलिक्यूल में तो कायरल नहीं बना, क्यों, क्योंकि ऐसे तो देखो कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, बट एज ए होल ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सिग्मा हेयर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया कायरलिटी का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कायरलिटी क्या होती है। अब जो कायरलिटी है वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से ही नहीं आती, मीन्स कि कार्बन के चारों तरफ अगर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है उसी की वजह से कायरलिटी नहीं होती है। कायरलिटी के लिए हमें देखना होता है कि मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इट मीन वो कायरलिटी है उसमें प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ना तो किसी तरह का कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है और ना ही किसी तरह का उसमें और कायरलिटी के जैसे नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी या अदर थिंग हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते। तो आई होप आप सब आई थिंक हमने अभी तक जो कायरलिटी में देखा वो देखा कि अगर मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो है डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या फिर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस दिखाते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है आपका कायरल होगा और वो कायरलिटी शो करेगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनमें कि किसी भी तरह का कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कायरल और डिसिमेट्रिक होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी और एनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे कि ये मॉलिक्यूल जो है कायरलिटी को शो करते हैं। तो रीज़न मेनली है उनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही मॉलिक्यूल जो हैं वो कायरलिटी को शो करते हैं और उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि कैसे किस तरह का जो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल में कायरलिटी आई हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आता है कि कायरलिटी ड्यू टू कायरल सेंटर, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है वो आपकी कायरलिटी को शो करते हैं। जैसे कि हमने अभी पिछले पार्ट्स में भी देखा, जो भी हमने अभी तक कायरलिटी पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा कि एक आपका सेंटर में कार्बन होता है और उसके चारों तरफ जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो मिरर इमेज इस मॉलिक्यूल पे क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। कैसी होगी ये, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है कायरलिटी को शो करते हैं। तो जो कायरल सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल मॉलिक्यूल के सेंटर में। ठीक है, और ये सेंटर किसकी वजह, कायरल सेंटर किसकी वजह से बना, डिफरेंट सब्सटेंस की वजह से। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की कायरलिटी होगी। दूसरी कायरलिटी किसकी वजह से आती है, ड्यू टू कायरल एक्सिस। ठीक है, कायरल एक्सिस अब क्या है, बोलता है कि जब हम किसी भी टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड प्रो कायरल मॉलिक्यूल को कायरल बनाते हैं,
कैसे? जैसे हमारे पास प्रोकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरल बनने से पहले वाली जो सिचुएशन होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोकायरलिटी क्या होती है, सब कुछ ये सारा हम डिटेल में करेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि आपके पास जो है प्रोकायरल कार्बन है वो आपका क्या बन रहा है, कायरल बन रहा है। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ दैट एक्सिस। फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखते हैं, ठीक है, अब जैसे कि कायरल एक्सिस मतलब कि आपके पास एलिन सिस्टम है। फॉर एग्जांपल ये एक आपका एलिन सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इस डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके जो ये वाले ग्रुप हैं जिससे स्टीरियो केमिस्ट्री शो करते हैं, ये हमारा टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो इन दोनों बॉन्ड्स के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से जो इनके एंड ग्रुप्स हैं, इसके एंड ग्रुप्स और इसके एंड ग्रुप्स, ये आपके अलग अलग प्लेन में होते हैं। ये आपके आउट ऑफ प्लेन है, ये आपका बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, और ये दोनों क्या होते हैं, प्लेन पे होते हैं। ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से होता है कि ये एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसके जो ग्रुप्स हैं वो हैं। तो यहाँ से एक जो है कायरल एक्सिस जाती है, ठीक है। ये जो आपका एक्सटेंडेड पूरा ग्रुप है इसको बोलते हैं हम कायरल एक्सिस। ओके। तो जब भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स की हम मिरर इमेज देखते हैं तो वो मिरर इमेज जो है वो एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। आप किसी भी तरह से इनको घुमा के देख लीजिए, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। और इन एलिन सिस्टम्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स भी हैं। अगर इस भी मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे कायरल एक्सिस है। यहाँ पे भी ये रिंग आपकी एक प्लेन में है और दूसरी रिंग आपकी जो है वो इस तरह से इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो इनमें भी किसी तरह का कोई सिग्मा जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो भी प्रेजेंट नहीं होती, किसी तरह की सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसकी वजह से ये कायरल हो जाते हैं मॉलिक्यूल, और मिरर इमेजेस इनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। तो ये सारा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कायरलिटी है ड्यू टू कायरल प्लेन। कायरलिटी अराइजिंग फ्रॉम अ प्लेन या फिर कायरलिटी ड्यू टू कायरल प्लेन। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे देखते हैं तो ये तो आपका मतलब इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल सेंटर से इस तरह से काटूं तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन एच को, इस एच को जो है वो रिप्लेस कर दूं विद दिस ग्रुप, तो ये एक ऐसे बन जाता है, एक हैंडल टाइप का बन जाता है ऊपर से, ठीक है। तो जब ये हैंडल बन गया तो अब जो प्लेन सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में ऐसे प्रेजेंट थी, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काट रही थी तो अब वो वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गई। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रही तो इट मीन इसका जो है यहाँ पे ये कायरल बन गया मॉलिक्यूल, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया, कायरल मॉलिक्यूल। किसकी वजह से, प्लेन की वजह से, ठीक है। क्योंकि प्लेन मिस हो गया, प्लेन ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री थी वो ख़त्म हो गई। तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूँ तो मिरर इमेज ये बनती है। अब इस मिरर इमेज को हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराना चाहें तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि ये इसके ऊपर हो गया, ये इसके ऊपर हो गया, ये भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगा, लेकिन ये बी आर जो ग्रुप है ये इसके ऊपर यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, ठीक है। तो अब नॉन सुपर इम्पोजेबल किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने जो प्लेन है ऑफ सिमेट्री थी उसको ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को हम एंजा कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एंजा कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब कि मॉलिक्यूल का अगर हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसकी वजह से भी कायरलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें पता है जैसे स्पाइरल होता है, ये आपका ये है, ठीक है। ये फ्रंट वाला पार्ट, ये बैक वाला पार्ट, ये फ्रंट वाला पार्ट, ये बैक वाला पार्ट। तो ये कैसा है आपका, लेफ्ट हैंड की तरफ रोटेट करे जा रहा है इस तरह से, है ना। और ये क्या है आपका, सॉरी, ये राइट हैंड से जा रहा है रोटेट करता हुआ, और ये लेफ्ट हैंड से जा रहा है रोटेट करता हुआ, ठीक है। मिरर इमेजेस हैं दोनों एक दूसरे के, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो सिमिलरली कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो हैं आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेंजीन वाले कंपाउंड्स हैं, तो इसमें अगर इन पोजीशंस पे,
ठीक है। इस पोजीशन पे अगर यहाँ पे बल्की ग्रुप्स लग जाते हैं तो इन बल्की ग्रुप्स में होती है रिपल्शन। ये बिल्कुल ऐसे प्लेन में नहीं रह पाते, जबकि ये रिंग्स जब तक ये नहीं थे तब तक ये रिंग्स जो थी वो एक दूसरे के प्लेन में बिल्कुल ऐसे थी, फ्लैट प्लेन में सारी। ठीक है, पर जैसे ही यहाँ पे इस कॉर्नर पे या और इस कॉर्नर पे यहाँ पे जो है बल्की ग्रुप लग गए तो उनके बीच में होती है रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये एक रिंग जो है वो ऊपर को उठ जाती है और दूसरी रिंग जो है वो नीचे को चली जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसकी वजह से भी मॉलिक्यूल में क्या आती है, कायरलिटी आती है। ठीक है, तो जो इसकी मिरर इमेज हम बनाएंगे इस मॉलिक्यूल की, वो इसके ऊपर क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो ये जो डिफरेंट कायरलिटी देखी हमने ड्यू टू डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये हम आगे डिटेल में करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।